गुड मॉर्निंग एवरीबडी। अभी जो अगला 10-15 मिनट हम आप लोगों का क्लास ले रहे हैं, दैट इज अबाउट द अमेंडमेंट्स फॉर सीए इंटरमीडिएट एंड आईपीसीसी, जिसको आप लोग ओल्ड सिलेबस बोलते हो। न्यू एंड ओल्ड दोनों सिलेबस के लिए ये अमेंडमेंट्स रेलेवेंट हैं। अच्छा, ये अमेंडमेंट्स मई 2019 में जो बच्चे लोग एग्जाम देंगे ना, जिनका एग्जाम वो 27 मई से स्टार्ट होगा, इलेक्शन की वजह से आप लोगों को 20-25 दिन एक्स्ट्रा पढ़ने का मौका मिल गया, पर उसकी वजह से आप अपने पढ़ाई की स्पीड को अभी कम मत कीजिएगा। आप उसी तरह से पढ़िए जैसे आपका एग्जाम 4 मई को होने वाला है, 3 मई को, 2 मई को, जैसे भी था। 3 मई को था ना, आप वैसे ही पढ़िए। 20 दिन एक्स्ट्रा है, उसको बाद में रिवीजन करने के काम में लीजिए, ठीक है। चलो, विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। चेंजेस मैं आपको बता दूं कि बहुत 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 कम चेंजेस हैं। 10 मिनट में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिला करके। तो बेसिकली आप ये समझ लो, हम आपको गुड लक बोलने आए हैं। आइए मैं चेंजेस के बारे में बताता हूं। ग्रुप 1 ग्रुप 2 मिला करके एक साथ बोलूंगा, जो जिस ग्रुप से परटेनिंग डिस्कशन होगा उसमें यूज कर लीजिएगा। हम सीए इंटरमीडिएट का अमेंडमेंट सुना रहे हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट है यूज ऑफ द वर्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन प्लेस ऑफ फिक्स्ड असेट्स इन कंपनी बैलेंस शीट ऑफ शेड्यूल 3। बोथ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आप लोग कंपनी बैलेंस शीट बनाते हो, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी बैलेंस शीट। शेड्यूल 3 में वर्टिकल फॉर्म में जो बनाते हो, शेड्यूल 3 के हिसाब से जो बनाते हो, उसमें जो आप इंटेंजिबल असेट लिखते हो, इंटेंजिबल बोलता हूं, नॉन करेंट असेट। तो नॉन करेंट असेट के नीचे जो आप फिक्स्ड असेट लिखते हो ना, फिक्स्ड असेट की जगह अभी आप लोगों को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट, तो एक सिंपल है, एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये चला, हम लोग अगर फिक्स असेट लिख करके बैलेंस शीट बना दिए मई 19 में, तो मार्क्स पूरा कट जाएगा। तो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में फिक्स्ड असेट की जगह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर्ड यूज करना है, फुल स्टॉप। नो फिक्स्ड असेट, वी विल यूज द वर्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैं आपको दिखाऊं क्या कहां पे यूज करना है, ये आप समझ गए, फिर भी दिखा देता हूं। एक मिनट टाइम दीजिए। ये देखिए, यहां जो फिक्स्ड असेट लिखते हो ना नॉन करेंट असेट में, यहां फिक्स्ड असेट नहीं लिख करके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखना है, बस, और नहीं दिखा रहा हूं। सेकेंड चेंज आया है, यूज ऑफ द वर्ड सिक्योरिटी प्रीमियम इन प्लेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आप अगर अपनी शेड्यूल 3 की वो देखोगे, जो कंपनी बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट मैंने आप लोगों को दिया है, उसमें इंस्टीट्यूट ने और कंपनीज एक्ट ने सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे के रखा था। हम लोग खैर कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पहले भी नहीं लिखते थे, हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम ही लिखते थे। अब शेड्यूल 3 में भी बोल दिया गया है कि यू हैव टू यूज द वर्ड सिक्योरिटी प्रीमियम एंड नॉट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो अगर किसी बच्चे को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखने की आदत थी पहले से,
तो वो उस आदत को चेंज करेगा और सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड लिखेगा। ओके, अब आइए हम लोग तीसरे चेंज की बात करते हैं, तीसरे अमेंडमेंट की, और वो अमेंडमेंट है इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 विथ रिगार्ड टू नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, जो फॉरेन ब्रांच में हम लोग पढ़ते थे। चेंज बहुत ज्यादा आपके रेलेवेंट नहीं, आप लोग उतना डिटेल में ये वाला चीज नहीं पढ़ते थे, बट फिर भी एक छोटा सा लाइन हम आपको बता दें। अगर आपको याद हो तो जो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में हम लोग जब वो फॉरेन ब्रांच का ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करते थे, तो वहां प्रॉफिट जितना भी आता था, प्रॉफिट या लॉस जो भी, उसको एक रिजर्व में डाल देते थे, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व बोल के। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में तो तुरंत ही पीएल में भेज देते थे, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में वो रिजर्व में जाता था, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व में। क्वेश्चन ये आया कि ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व का बाद में क्या होगा। इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया कि जब हम लोग इस नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन को डिस्पोज करेंगे, बेच देंगे, जिस दिन हम लोग अपनी इस ब्रांच को, उस दिन हम लोग अपने फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व को पीएल में भेज देंगे। अगर हम इसको पार्शियल डिस्पोज करेंगे, मान लीजिए आधा ब्रांच हम अपना बेच दिया, आधा ब्रांच अभी भी मेरा है, तो आधा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व, आधा पीएल में भेज देंगे। प्रॉब्लम यहां नहीं था, प्रॉब्लम यहां था कि मान लो उस ब्रांच ने पैसा कमाया और वो हम लोगों को प्रॉफिट को हम लोगों को दे दिया, रेमिट कर दिया, जिसको हम लोग डिविडेंड भी बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो मान लो ब्रांच ने प्रॉफिट कमाया और हम लोगों को दे दिया, तो क्या ये भी डिस्पोजल माना जाएगा? क्या हमने ब्रांच बेच दिया? इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया नो नो, ये डिस्पोजल नहीं है। डिस्पोजल का मतलब वो आप ब्रांच को सेल आउट कर रहे हैं, आप अपना नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन को सेल आउट कर रहे हैं, चाहे पार्ट चाहे फुल। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी डिस्पोजल नहीं होता, वो तो डिविडेंड होता है, प्रॉफिट होती है। तो ये डिस्पोजल नहीं है। इसको लेकर के इंस्टीट्यूट ने AS 11 में एक पैराग्राफ ऐड किया है, जो आप लोगों का फॉरेन एक्सचेंज वाला AS 11 है, उसमें एक पैराग्राफ ऐड हुआ है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अगला जो चेंज है, हम उसको चेंज नहीं बोलेंगे, वो ऑलरेडी मेरा डिस्कस्ड है कई बार। ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला जो AS 10 आया था, उसकी वजह से उसी वक्त बहुत सारे AS में चेंजेस आए थे, तो वो ऑलरेडी जब AS पढ़ाया गया था आप लोगों को, उसी वक्त आप लोगों को ये चेंजेस के बारे में भी बता दिया गया था। तो अब उन चेंजेस को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट बार बार आरटीपी में ये वाला देखो, यहां पे ये बार बार डालता रहता है। ये चीज आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया गया, वो प्रपोज डिविडेंड वाला नोट और तुम्हारा वो अमलगमेशन एडजस्टमेंट वाला सारा स्टोरी, तुम्हारा वो डिकमिशनिंग लायबिलिटी वाला स्टोरी, ये सारा चीज ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। तो इसको लेकर के ना अब अभी डिस्कशन करने में कोई सेंस नहीं है, ठीक है। एक चेंज आया है, ये जो अपने मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है ना, आपको याद होगा लास्ट सेमेस्टर में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का जो स्लैब है वो तो चेंज हो ही गया था। 60 लाख रुपया और वहां से लेकर के 120 लाख रुपया तक का जो स्टोरी था वो तो चेंज हो ही गया था। वो आपको पहले बता दिया गया, नया स्लैब जो भी है लॉस मेकिंग कंपनियों के लिए। इसमें एक नया चेंज आया है। चेंज क्या है? इफ यू रिमेंबर, अपने जब पढ़ते थे पहले तो स्टोरी ये था कि स्लैब में जो भी रेट है, अगर कंपनी को उससे ज्यादा रेट देना है तो डबल तक देने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके दिया जा सकता है, और डबल से ज्यादा अगर देना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता था। अप टू 2 टाइम्स आप स्पेशल रिजोल्यूशन से कर लो, उसके बियॉन्ड जाना हो तो अप्रूवल चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। अभी कंपनी लॉ में अमेंडमेंट आया है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल वाला पैराग्राफ हटा दिया गया है। अब स्टोरी है
कि अगर कंपनी को ज्यादा देने का मन है तो जितना भी ज्यादा देने का मन है, डबल, ट्रिपल, 2.5 टाइम्स, 4 टाइम्स, जितना भी ज्यादा देने का मन है आप ज्यादा दे सकते हो, प्रोवाइडेड आप जनरल मीटिंग बुला लीजिए, शेयर होल्डर लोगों का मीटिंग बुला लीजिए और वहां अप्रूवल ले लीजिए कि भाई हम लोगों को डायरेक्टर को ज्यादा रेम्यूनरेशन देना है, भले हम लोग लॉस मेकिंग, हमको ज्यादा देना है तो दे दीजिए, प्रोवाइडेड वो रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन होना चाहिए, 3/4 की मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो बस ये समझ लो कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल वाली बात हटा दी गई है, 2 टाइम्स वाली बात हटा दी गई है। ज्यादा देना जितना भी है आपको स्लैब के में जो लिखा हुआ स्लैब का सिस्टम के अंदर, उससे अगर बियॉन्ड देना है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन लॉस मेकिंग कंपनियों के केसेस में, तो जस्ट अ स्पेशल रिजोल्यूशन विल बी नीडेड। इसके अलावा एक पुराना अमेंडमेंट है जो कई बार बातचीत में आता है, लॉ का है, कंपनी लॉ का, कि जो 1% कंपनी है, जो डोरमेंट कंपनी है और जो न्यूली स्टार्टअप कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उन लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। दे डोंट नीड टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज देयर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये लॉ से रिलेटेड अमेंडमेंट है। तो these many amendments are there for your CA intermediate examinations, और ये सारे अमेंडमेंट ओल्ड सिलेबस एज वेल एज न्यू सिलेबस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, एक दो तो चेंज आपको मैं इसके लिए भी बोल दूं, क्या नाम, ग्रुप 2 में भी, तो वो चेंज तो नहीं है, जस्ट बातचीत है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है SLR, पता नहीं आप लोग कितना पढ़े थे, अभी इस एग्जाम में आप लोग 19.5% ऑफ टोटल टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज का 19.5% SLR बनाओगे। अगर आप 19.5 भी पढ़ के आए हैं तो बेस्ट है, कुछ और पढ़े हैं तो एग्जाम में 19.5 रेलेवेंट है। CRR जो आप बनाएंगे, कैश रिजर्व रेशियो, वो 4% बनाएंगे। तो आप ये समझो कि CRR 4% है इस एग्जाम के लिए और SLR 19.5% है इस एग्जामिनेशन के लिए। बाकी आप लोग जानते हो इंड एस आप लोगों के सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है, और अगर आपको कोई चीज का रनिंग नोट्स चाहिए, इन सब चीजों का नोट्स चाहिए, तो आपके इंस्टीट्यूट का जो RTP है, आप RTP अभी जो प्रिंट आउट है, मैंने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में RTP है, आप उसका प्रिंट आउट लेके पढ़ सकते हो। वैसे जितना मैंने बोल दिया दैट इज इनफ फॉर योर एग्जामिनेशंस। विश यू वेरी वेरी गुड लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू वेरी मच।